ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। वक्त महादंगल का है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 9वां दिन और हालात अब एक महायुद्ध की शक्ल ले चुके हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान किस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। साफ तौर पर ईरान को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने के लिए उसके तेल भंडारों और रिफाइनरी सेंटर्स पर अब अमेरिका और इजरायल की तरफ से भीषण हवाई हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंक्स, 3 बड़े तेल डिपो तबाह कर दिए गए हैं। ईरान ने भी पलटवार किया है। सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई समेत 5 देशों पर मिसाइल्स दागकर पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर ईरान ने खड़ा कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खुली चुनौती दी है कि वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही यह दावा भी किया गया है कि ईरान अब एडवांस मिसाइल्स दागकर हमले अपने और तेज करेगा। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐलान किया कि वो अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उसके पड़ोसियों से ईरान को लड़ा रहा है, जिससे ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, पड़ोसी मुल्कों से हमारा कोई विवाद नहीं, लेकिन जो हमला करेगा उसका जवाब ईरान देगा। कोई भी उनकी मिट्टी का 1 इंच उनसे नहीं ले सकता है। तो क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के पड़ोसी देश अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन गए हैं क्या? सवाल यह भी बड़ा है, अगर ईरान अमेरिका की चाल समझ रहा है तब वो अपने पड़ोसी देशों पर हमले करके क्या खुद के लिए आत्मघाती माहौल तैयार कर रहा है? दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ अंतिम फैसले तक मैदान में डटे रहने का दावा कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अब हथियारों तक सीमित नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तब्दील हो चुकी है? महादंगल में आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले जंग के मैदान में आज के दिन हालात कैसे बने हुए हैं, तस्वीरों से आप समझिए। देखिए, खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल आज के शो में मेरे साथ लगातार बना रहेगा और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इन्हीं दोनों के साथ हम जरा शुरुआत करते हैं। पहले जरा अशोक सज्जनहार सर का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं, सर ये जो पूरे हालात बने हुए हैं और इसको लेकर अब मसूद पेजेश्कियान जो है वो माफी मांग रहे हैं अपने पड़ोसियों से, और साथ ही साथ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका लड़वाना चाह रहा है हम पड़ोसियों को। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? जी बहुत धन्यवाद रुमाना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, उन्होंने कल ये ऐलान तो किया था जो हम यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे अगर यहाँ से हमारी तरफ अटैक नहीं हुआ, परंतु फिर भी हम देख रहे हैं कल भी वहाँ से हमले ईरान से इन सभी देशों पर जो खाड़ी के देश हैं इनके ऊपर चल रहे हैं, इनके ऊपर किए जा रहे हैं और आज भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि बहरीन में एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी उन्होंने वो कर दिया, और हमें मालूम है जो पानी का डीसैलिनेशन कितना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इन सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब खाड़ी के देश करीब 80-90% अपना जो उनको पानी इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ से डीसैलिनेशन से होता है। और फिर वो केवल उनके जो अमेरिका के वॉर एसेट्स हैं वहाँ पर, उनकी जो बेसेस हैं उनको ही केवल वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ वो बम नहीं फेंक रहे हैं या मिसाइल या ड्रोन्स नहीं फेंक रहे हैं, वो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के हवाई अड्डे हैं, वहाँ की जो ये जो पाइपलाइंस है, रिफाइनरीज हैं, उनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है, इन सब की तरफ उनका अटैक चल रहा है। तो इसीलिए बहुत इन देशों में बहुत रोष है ईरान के विरुद्ध। ठीक है, वो नाराज हैं अमेरिका से भी, अमेरिका से वो समझते हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है और अमेरिका
हमको इस लड़ाई में झोंक रहा है, परंतु उनका ज्यादा गुस्सा और ज्यादा रोष रोमाना इनके विरुद्ध है, ये जो ईरान से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक इमेज है, जो वो एक शांतिपूर्ण देश है, जी, विकसित देश है, जी, वो सब एकदम तहस नहस हो गई है। ठीक है, हमारे साथ देखिए आसिफ रमीज दाऊदी, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, वो भी अब शो में जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे दीपक वोरा सर के पास देखकर चलूंगी। दीपक सर, जो अशोक सर का यहाँ पर एनालिसिस सामने निकल कर आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि ये ईरान जो है वो दरअसल पड़ोसियों पर इस रूप में हमले करके एक कूटनीतिक भूल कर रहा है सर, या फिर ये ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी है कि आप खाड़ी के देशों पर हमले कीजिए, जिससे ये खाड़ी के देश अमेरिका और इजराइल पर इस युद्ध को खत्म करने का दबाव डालें? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगा। दिक्कत आ रही है दीपक सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम दोबारा दीपक सर का रुख करेंगे, जरा कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। मेरे साथ स्टूडियो में देखिए एक और बेहद खास मेहमान आ गए हमारे साथ स्टूडियो में। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मौजूद हैं। जनरल सिन्हा, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मैं बताइए जरा, जो सवाल मैंने पूछा था अभी वोरा सर से भी, कि ये ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है खाड़ी के देशों पर, सर ये कूटनीतिक भूल कर रहा है या फिर ये जानबूझकर इन देशों पर हमले कर रहा है ताकि ये देश अमेरिका पर दबाव डालें? जय हिंद रोमाना जी, आपके दर्शकों को जय हिंद। देखिए, बहुत बड़ा अहम सवाल है कि खाड़ी में, खास करके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर में, और उसकी तैयारी 20 साल की है। ये कोई कहे कि वो आने पौने पे ऐसा काम कर रहा है या डेस्परेशन में कर रहा है, वो बहुत बड़ी भूल होगी। उसकी वॉर गेमिंग है, उसकी पूरी प्लानिंग है, कैसे इसको किया जाएगा, कैसे इसे रिप्रूव, इसका असर 1/5 एनर्जी के ऊपर पड़ रहा है। और ये केवल ये नहीं कि अमेरिका के ऊपर दबाव, कोई नहीं, अमेरिका ने जिस तरह से आपके वहाँ पर मिलिट्री बेसिस दिए हैं, स्टार्ट कीजिए, यदि आप पूरे खाड़ी में ही, पर्शियन गल्फ की मैं बात करूँ, बहरीन है, कतर है, ये आप यूएई है, सऊदी अरेबिया, इन जगहों को आप जब देखती हैं, ओमान तक जी, जब आप देखती हैं, तो उसका लेजिटिमेट एम है कि उसमें के ऊपर रिट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा कर रहा है तो करेगा, मगर जो मार वो कर रहा है बहुत कंट्रोल्ड है, और ये लंबी लड़ाई लड़ने का अंदेशा है। वो तो कह रहे हैं सर 6 महीने तक हम लड़ सकते हैं। 6 महीने, 6 साल, 6 साल कैपेबिलिटी है उसकी। आपकी उसके सबमरीन्स हैं जो छोटे सबमरीन्स हैं, किसी के पास नहीं है, नॉर्थ कोरिया से लिया हुआ है, जो कि उस वहाँ पर जो स्टेट ऑफ हार्मोज में बहुत छिछला पानी है, उसमें बड़े बड़े सबमरीन्स अंदर नहीं घुस सकते। तो वो क्या है, एंटीशिप मिसाइल्स उसको मिली है, और वो चाइना से आई है। खास करके जो 15 जून 2025 के बाद 660 टन हेवी लिफ्टिंग हुई है चाइना से, मेजर जो आई है एंटीशिप मिसाइल, अभी खोला नहीं है उसने, और वो खोलेगा जब ये बड़ी शिपें आएंगी, अभी लगता है मेरे को ऐसा। और दूसरा, उसका सबसे बड़ा एम है कि चाइना और रशिया को वहाँ पर ग्रेविटेट कराना। क्यों हम लोग बात करते थे, सुनते थे, हम कहते थे शायद पॉसिबल नहीं है कि एक वर्ल्ड वॉर का शेप ले ले। वर्ल्ड वॉर का शेप करने की उसके पास कुव्वत रखता है वो, क्योंकि ग्रेविटेट करवाएगा वो, इस तरह से कंडीशन को क्रिएट कराएगा। तो हल्के में लेना ईरान को सामरिक दृष्टि से। आपने कहा कूटनीति अभी थोड़े ठंडे बस्ते पे, अभी आपका रणनीति चल रहा है, रण की जो नीति है, और ऐसे IRGC को कम आंकना, ईरान को कम आंकना, कहीं ये आपने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी ईरान जो है उसको कूटनीति की कोई फिक्र नहीं है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस जो है वो रणनीति पर, और कहीं ना कहीं इस युद्ध को जितना ज्यादा लंबा खींचा जाए और कैसे इस युद्ध में रूस और चीन की भी सीधी एंट्री एक तरीके से करा ली जाए, इस ओर पूरा का पूरा ईरान का फोकस है। ऐसे में दीपक वोरा सर, आवाज नहीं आ पा रही थी सर, पहले आपकी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। सवाल आगे बढ़ा देती हूँ, जो बात जनरल सिन्हा कह रहे हैं, क्या अमेरिका यहाँ पर अब ट्रैप पे फंसता हुआ नजर आ रहा है सर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी सर। थैंक यू वेरी मच। आपने एम्बेसडर अशोक सजनहार को बुलाया, मेरी कोई जरूरत नहीं, उनकी जानकारी मुझे कहीं ज्यादा है। प्रोफेसर रमीज आए हैं, जनरल साहब आए हैं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं थोड़ा अरे सर, आप तो हमारे सूत्रधार हैं। आइए सर, प्लीज आइए। मैं अभी फुटबॉल खेल के आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स क्लोथ्स पहने हुए। अच्छा बेटा, सीधी सी बात यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईरान का लक्ष्य क्या है? जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं, पहले एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, मुझे अभी तक कोई नहीं बता पाया। इजराइल अमेरिका का लक्ष्य तीन है कि नो न्यूक्लियर, उसके बाद तुम्हारी मिसाइल वो सब एंसिलरी है।
मेन थिंग नो न्यूक्लियर, और फिर रेजीम चेंज अब उन्होंने शुरू कर दिया। जनरल साहब कहते हैं कि ईरान 6 महीने चलेगा, वो 6 दिन नहीं चलेगा। क्या बोला है इसने ट्रंप ने और इजराइल के नेतन्याहू ने कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी उसने सबसे पहले उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फिर उसके एनर्जी ऑयल रिफाइनरीज पे हमला ईरान की, और वो जलता हुआ तेल उनकी नालियों में बह रहा है, पानी पे हमला किया है। इसके बाद देखता जाइए उसकी मेडिकल फैसिलिटीज पे हमला करे। अरे जितना मर्जी चिल्लाते रहिए, ह्यूमन राइट्स, ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंत में जीत जिसकी होती है वही सच्चा होता है। हिटलर ने क्या कहा था, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और अगर मैं जंग जीत गया, मुझे किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यही चीज देखिए, आप देखते जाइए, ये बहुत ठोकेगा इनको। कब तक ये मार खाएंगे? अब मेरा मानना है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, घाड़ी के देशों ने ये समझ लिया है कि अमेरिकन बेसिस हमने वहां रखे, वो कोई गारंटी ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ईरान में कंफ्यूजन देखिए, पेजेश्कियान कहता है अरे टाइगर माफ कर दो। और आपका क्या ख्याल है, ये खाड़ी वाले देश निकालेंगे अमेरिका को बाहर? सब वहां पड़े हुए हैं, सबके बच्चे वहां पढ़ते हैं, सारे उनके ट्रिलियन पेट्रो डॉलर वहां लगे हुए हैं। कौन निकालेगा उसको? मैम, ये कहने की बातें बड़ी अच्छी आसान है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और जितनी मर्जी उसके पास मिजेट सबमरीन्स हो, नॉर्थ कोरिया से इधर, रूस और चीन की कोई भूमिका नहीं होगी? रूस और चीन की कोई सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा। क्या अपने फौजी, ठीक है सर, एक सेकंड सर, एक रिएक्शन जनरल सेना का ले लेते हैं सर, क्योंकि उनकी थियरी बिल्कुल आपसे अलग है ना जी। एक्सपीरियंस है, भोरा साहब बहुत साहब कह रहे हैं, मैं भी कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकता, ना भोरा साहब भी नहीं सही कर बात सकते। है सर, सिर्फ एनालिसिस ही है, ये एनालिसिस है और आने वाले समय बताएगा। देखिए क्या होता है। ये जब हम लोग कहते थे ना कि रैग टैग फोर्स है, छोटी सी जगह है गाजा, 3 साल हो गया, गाजा अभी भी वैसा ही है, 90,000 हथियार वहाँ हैं। इजराइल ने इतना ठोका, लथानी रिवर तक चला गया उसके डीप इनसाइड, और 3 साल से जा रहा है ना। हिजबुल्लाह अभी भी जिंदा है, ये कोई कह दे कि मर गया है, दीज आर ऑल कंजक्चर। यदि ऐसा है तो कुछ नहीं, ये इनको किस करवट बदलेगा कोई डेफिनेट। 6 दिन कोई बात हो रही है, 6 दिन नहीं चलेंगे। तो आइए, ये तो हुआ था 4 दिन, फिर बात हो रही है कि नहीं, अब तो सितंबर तक की बात हो रही है। तो ये डिफेंस के अंदर में जो हम सामरिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किसी ने कहा था रशिया 15 दिन में यूक्रेन ले लेगा। देखिए क्या 5 साल हो गया, अभी वही 20%। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशंस, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, एंड खास करके जब आपकी आप नेशनलिज्म को जगाते हैं। कोई इंडिया को कह दे कि हम 15 दिन में ले लें, ये केवल बाय एयर पावर का एक हद होता है, एयर सपोर्ट होती है, इट इज़ नॉट अ गारंटी। वो कहते हैं कि हम रेड इंटरबे किए थे, हम वहाँ उतार देंगे। एयरबॉर्न हेलीबॉर्न ऑपरेशन करना इतना आसान है? केवल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ने किया था 71 में, ढाका को सीज करने के लिए, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। ये कहना कि हम नेतन्याहू के खुद भाई साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उन्होंने जान दी थी, बहुत अच्छा ऑपरेशन, क्योंकि मैं भी कमांडो में रहा हूँ और ट्रेनिंग करवाई है और इजरायली फोर्सेस को भी करवाया है। तो ये कहना आसान है, करना जमीन के ऊपर बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे यदि हो जाए कि यदि आप ये देखिए, या तो पूरा रशिया और चाइना टोटल हार जाएगा, वो अमेरिका इमर्ज आउट होगा बिना कुछ किए हुए, या आप कहेंगे 7 दिन के बैटल में वो इमर्ज आउट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता, मेरे ज्ञान में नहीं कहता। ठीक है, एक रिएक्शन अब ले लेती हूँ। सुना आपने वोरा सर, प्लीज आइए। वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन, मतलब लगता नहीं है जिस तरीके के हालात बन रहे, इतना ज्यादा एकदम से अमेरिका की खत्म कर देगा सब कुछ, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। खिंच रहा है ना सर मामला। ईरान को देखिए आप, अमेरिका ने तो सोचा था उनका पूरा नेतृत्व खत्म कर देंगे, ऐसे ही ईरान के अंदर सब खत्म हो जाएगा। वो तो बीच में जो कुर्द है उनसे भी समर्थन मांग रहे थे अमेरिका वाले कि आओ हमें समर्थन दे दो, नेतृत्व परिवर्तन कर दो। कह रहे बूट ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेंगे। कर नहीं पा रहे ना सर कुछ। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब जनरल बख्शी भी मैं देख रहा हूँ आपके साथ मौजूद हैं, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात की आपने रेजीम चेंज के लिए। मान लीजिए मैं 20 साल उस एरिया में रहा हूँ, ये कुर्दिश लोग जाएंगे, अमेरिका से बहुत मोहब्बत करते हैं, अमेरिका ने इनकी मदद की है, टर्की से इनको बचाया है। और दूसरा सुन लीजिए, भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, बताऊं आपको कौन जाएंगे अंदर ठोकने के लिए इनको? 900 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के ईरान के साथ, तालिबान जाएंगे ठोकने के लिए। उनको मदद चाहिए, उनको रिकॉग्निशन चाहिए।
आप ये देखेंगे बहुत जल्दी होगा सर उसको। तालिबान तो गोल्ड- इधर पाकिस्तान से सर यहाँ पर भिड़ा हुआ है, और Thank you very पाकिस्तान much. तो सर Thank you. अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मतलब वो बस Thank नहीं you. चलता है Thank you डोनाल्ड very ट्रम्प साहब much. का अब कि आपने- वो अपनी एक गोद में उठा लें शहबाज शरीफ को, दूसरी गोद में वो मुनीर को उठा लें। सर वो तो उन्हें इतना पुचकार रहे अब आपने हैं, देखा और आप है- कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाएगा वहां पर अमेरिका की जंग लड़ने। मेरी बात मानिए बेटा, जी जी पिछले 3 दिन से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में काफी इस समय क्वाइट है, क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहे हैं टू ईरान। चलिए आप सर, देखते जनरल बख्शी जाइए। का रुख करते हैं। हमारे इस पैनल के सबसे अनुभवी मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब आ गए। बहुत देर से बख्शी सर आपका इंतजार हम लोग कर रहे थे, क्योंकि आप किस रूप में देख रहे हैं इस स्थिति को, इन हालात को और इन दावों को, और साथ ही साथ मसूद पेजिशकियां की खाड़ी के देशों से माफी को। आइए सर। देखिए, ऐसा है, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग में आपको अगर नेक्स्ट टेक आउट करके फोरकास्ट करना है तो उसका एकमात्र साइंटिफिक तरीका है जिसको बोलते हैं पैटर्न मॉडलिंग, जो कि ह्यूरिस्टिक वार्निंग फोरकास्ट कर सकता है, राइट। सो ह्यूरिस्टिक वार्निंग फोरकास्ट इज कि लेट्स गो बाय द पास्ट पैटर्न। पिछले साल 2025 में जून के महीने 12 दिन का युद्ध हुआ। 12 दिन में इजराइल की भी जीप बाहर आ गई थी। उन्होंने कहा साहब हमको सीज फायर चाहिए, क्योंकि 50 अरब डॉलर का नुकसान तो इजराइल में हुआ है। इजराइल की प्रॉब्लम यह है, बहुत बहादुर मुल्क है, उनसे ज़्यादा बहादुर शायद ही कम आपको दूसरे सूरमा मिलेंगे, लेकिन वेरी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, 475 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, 15 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट नैरोएस्ट पॉइंट, ठीक है जी। 50 अरब डॉलर का नुकसान पिछली बार हो गया था। तभी उन्होंने लड़ाई को डिले करवाया कि साहब एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड ले आइए हमारे बचाव के लिए। द होल थिंग इज गोइंग टू बी, पिछली साल ये लड़ाई चली थी 12 दिन और दोनों साइड तकरीबन एग्जॉशन पॉइंट पे आ गई थी। आज आप 9 दिन पूरे हो गए, रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा है। एक इक्वेशन है जो आप समझ लीजिए, बहुत आप इसकी गुत्थी पकड़ लेंगी लड़ाई की, ठीक है। मैं आपको ये जो गुर है वो बता रहा हूँ जी। मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन, कितने इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल के पास हैं, कितने पेट्रियट थर्ड इजराइल के पास और अमेरिका के पास हैं, कितने अटैकिंग मिसाइल्स ईरान के पास हैं। ईरान का अनुमान है 3000 से 5000 का। वो खुद अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। 100 मिसाइल्स महीने के प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 मिसाइल्स पर महीने के। अमेरिका का प्रोडक्शन रेट क्या है? उन्होंने पूरे साल में 650 पेट्रियट बनाते हैं मिसाइल, और कोई 200 बनाते हैं थर्ड, ठीक है। महीने के वो 20 या 30 बनाते हैं, और ईरान बनाता है 100। आप इक्वेशन समझ गई हैं? बिल्कुल। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम 4-5 हफ्ते लड़ने को तैयार हैं, जो कि ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम एकदम मेरे को आ जाएगा, मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम 5-6 महीने लड़ने को तैयार हैं जी। ठीक है साहब। अब कौन कितना लड़ेगा? 10-12 दिन में दोनों इजराइल और ईरान के मुंह से झाग निकल रही होगी। अमेरिका को भी अच्छी खासी पड़ गई है, ठीक है साहब। 3 F-15 गिर गए हैं, 1 F-16 गिर गया है, बहुत सारे प्रीडेटर गिर गए हैं। सेंट्रल कमांड ने बोल दिया है 6 मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। ये जो है ये आंकड़ा है 5 दिन पहले का। अभी कितने मारे गए हैं, कितने बॉडी बैग्स? इस साल नवंबर में इलेक्शन होगी अमेरिका के अंदर, मिड टर्म। अगर ये हार गए इलेक्शन, ये लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स इम्पीच्ड। आप समझ रही हैं जी। उनको अपना बेहतरी तो पता होगी, वेयर इज माई ब्रेड बटर्ड। वो दुनिया के ओपिनियन की रत्ती भर परवाह नहीं करते, खासकर थर्ड वर्ल्ड की। सही बात। वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट बन गए हैं, ठीक है। लेकिन उनको अमेरिका, थैंक गॉड, इज अ डेमोक्रेसी, थैंक गॉड। इलेक्शन फेस करनी है वहां पे, और ओपिनियन पोल अमेरिका में कह रहे हैं 80% अमेरिकन इस लड़ाई के बरखिलाफ। 80, एक पोल कह रहा है, दूसरा कह रहा है 68% बरखिलाफ, ठीक है। तो देखिए साहब, दोनों के मुंह से झाग निकलने वाली है।
मैं अपील करूंगा मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र वो दीपक वोरा साहब से, वो एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज हैं, भारत अभी भी ये लड़ाई रोक सकता है और रोकने के चांसेस तब बढ़ेंगे जब दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी। और वो 2-3 दिन का सवाल रह गया है। अगर मोदी जी बोले तो शायद ये लड़ाई सीज फायर आ सकता है, क्योंकि हमारी दोस्ती इजराइल से बहुत है, हमारी दोस्ती ईरान से भी है। और अमेरिका कहता है कि वो तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये दूसरी बात है कि उसने तख्ता पलट कर दिया श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। ये दूसरी बात है कि वो कुकी लैंड बनाना चाहता है। ये दूसरी बात है कि साहब वो जो है वो हमसे $1 अरब खा गया है, ढिकार नहीं लिए। 100 इंजन देने थे GE 404, अभी तक 7 दिए हैं जी, 7 दिए। सर वो पहले कहते थे ना ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी अच्छे। ये पागलपना दुनिया एक्सेप्ट वी कांट, नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ। ये पागलपना दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि हम 18वीं शताब्दी में चले जाएं और अमेरिका की कॉलोनी बन जाए। बिल्कुल सही बात कि महिमा मंडन करें, वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या मारा, क्या पटक के मारा, पिट भी रहे हो साहब। ये मिलिट्री यथार्थ है, मिलिट्री रियलिटी। सर मुझे लगता है सर कि बहुसंख्यक जो हिंदुस्तानी है ना, उनके मन की आपने बात कही है सर, कि मतलब ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि हम जो हैं वो किसी के कहे में आए और इस तरीके से किसी की जी हुजूरी करें जो अमेरिका इस वक्त चाह रहा है दुनिया से करवाना। जनरल साहब बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात रखी है। अब जरा जल्दी से एक रिएक्शन, मुझे लगता है क्योंकि दीपक वोरा सर के कंधों पर आपने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, तो दीपक वोरा सर से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर आइए। वोरा सर क्या बोलना है बेटा, जनरल साहब सब कुछ तो कह बैठे हैं, मुझे ज्यादा मेरी औकात नहीं है कि इनकी मुखालफत करूं। लेकिन मेरा अपना मानना है जो अमेरिका के लीडर्स ने कहा, एक नहीं बोला था उसने, ट्रंप ने बोला था या नेतन्याहू कि आप एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। क्या सरप्राइज है? एक सरप्राइज होगा न्यूक्लियर वेपन या दूसरा होगा बूट्स ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए जनरल साहब द तालिबान आर गोइंग इन, पूरी उनकी तैयारी है, जाके ईरान को ठोकेंगे। दे डोंट लाइक द शियास, उनके पहले भी झगड़े हो चुके हैं। ये सरप्राइज आप देखेंगे। अगेन आई मे बी टोटली ऑफ द मार्क, हो सकता है मैं बिल्कुल बेकार की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक तरफ से कर्ड्स जिनको फिर अपना देश मिलेगा, मिडिल ईस्ट की जो आर्टिफिशियल है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बॉर्डर्स बनाए गए थे, आप देखेंगे किस तरह से कर्डिस्तान बनेगा, पार्ट ऑफ ईरान, पार्ट ऑफ इराक, पार्ट ऑफ सीरिया, अपना देश। 1.5 करोड़ लोग हैं, कोई देश नहीं है। और फिर दूसरी तरफ से तालिबान अंदर जाएगा। एंड मत भूलिए सर, बलोच भी बैठे हैं दोनों तरफ बॉर्डर के, जिहादिस्तान और ईरान के। So आपस में अगर वो भी मिल गए, the borders will be completely redrawn, sir. This is my assessment. हो सकता है कि मैं सपने देख रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि हकीकत भी देखूं सर। आपसे मिलता हूं तो बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, जल्दी से मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए जनरल साहब आ जाइए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। जी, दुनिया का नक्शा बदलने वाला है इस युद्ध में। यहाँ पर वोरा सर एक चीज बोलूंगा, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हम दोनों बहुत दोस्त हैं, वैसे आप जानती नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो कि कुर्दिस्तान का बॉर्डर प्रोविंस है ईरान की, तेहरान से 750 किलोमीटर दूर है। एज अ मिलिट्री, मैं आपको मिलिट्री एक स्पॉट एनालिसिस दे रहा हूँ, जो कि सिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर से तेहरान 1100 किलोमीटर दूर है। ये जो 2 रैग टैग गोरिल्ला आर्मीज हैं, इनमें इतना दम नहीं कि ये 750 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर का एडवांस करें। ये मिलिट्री डिमांड पिक्चर मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे एक और मेरे मित्र हैं एम्बेसडर साहब, अशोक साहब, मैं फिर भी ये कहूँगा कि भारत ने यूक्रेन में भी हमने पीस टॉक्स करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल। दोनों साइड्स को हमने मनाने की कोशिश करी थी, और मानते लोग तब हैं जब उनकी खाट खड़ी हो जाती है। खाट खड़ी वो होने का टाइम आ गया। झाग मुंह से दोनों के निकल रहा है। बिल्कुल, आप दोनों तरफ अच्छी खासी मार पड़ रही है। बिल्कुल, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं, देखिए हम तो बुद्ध की धरती के लोग हैं। पीस एंड डिप्लोमेसी। जी बिल्कुल, बुद्ध की धरती से वो हमेशा यही संदेश देते हैं कि ये समय जो है वो युद्ध का समय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। भारत की यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी इस पर, अशोक सर मैं आपके पास आ रही हूँ सर, लेकिन उससे पहले जरा आसिफ रमीज दाऊदी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं पैनल में जो बात निकल कर आ रही है कि आपको लगता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान पर ये जिस तरीके का आर पार चल रहा है, इससे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो शिया सुन्नी डिवाइड है वो उभर कर सामने आ सकता है क्या? वैसे अभी हमने देखा कैसे ओआईसी ने ईरान की निंदा की है, ईरान जैसे खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, ओआईसी में इसकी निंदा हुई है।
देखें, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है और जो एनालिसिस मैं सुन रहा था अभी तमाम इन एक्सपर्ट्स का, बहुत सीनियर सब लोग हैं और मैं सबकी इज़्ज़त भी करता हूँ। तो उसको सुनने के बाद तो जो आगे मुंह से झाग निकलने वाला है, जो डिस्कलेशन की बात होने वाली है या जितनी भी बातें आई, उसको देख के मुझे ये लग रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर के जो सिनारियो है उसमें शिया और सुन्नी का तो मामला एक बहुत ही मुख्तलिफ है, उसकी बात अभी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान ने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे अटैक्स किए हैं, इससे कहीं न कहीं भले ही उसके स्ट्रेटजी का ये एक हिस्सा हो, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उसने अपने आप को उलझाया है और अपने पड़ोसियों को बहुत नाराज़ किया है। और उसका जो एक तरीक़ा होता है, जिस तरीके से यहाँ पे सिविलियंस पे भी अटैक्स हो गए हैं, जो वायलेशंस हो गई हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी। और जो चूँकि प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स को लेके कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उस पे अपने आप में प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अभी तक सारे ये जो इस इलाके के लोग हैं कहीं न कहीं एक पेशेंस को डिस्प्ले कर रहे हैं और कोई भी रिएक्शन वैसा नहीं दिखा रहे, लेकिन एक जो सिचुएशन वैसी बन सकती है जब कोई आमने-सामने आ जाती है चीज़ें, तो इंसान को एक मुल्क को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या अपनी सॉवरेनिटी पे हुए अटैक को कहीं न कहीं रिटेलिएट करने के लिए वो सिचुएशन में आना पड़ जाता है। लेकिन ये इसलिए नहीं आ रहे, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, ख़ास तौर से जो मेजर कुछ कंट्रीज़ हैं, जिसमें गल्फ़ की कंट्रीज़ को मैं अगर फोकस करके कहता हूँ, अगर इसमें ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं ना, हमने सबने देखा है कि ये किसी भी तरीके से वॉर नहीं चाहते। ये हर एतबार से आज की तारीख में पीस चाहते हैं। इनका ये है कि कैसे भी प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, रिफॉर्म्स हो और कैसे भी उनके अपने कंट्रीज़ के का भी इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे और साथ-साथ रीजनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। अगर वो नहीं बन रहा है अभी, वैसी सिचुएशन में जो हालात बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये इंटरनली जो अब शिया सुन्नी तो नहीं, लेकिन इवन विद इन मुस्लिम कंट्रीज़ भी कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों पे इसको रोक लगाने के लिए ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सब बहुत ही पेशेंटली इस चीज़ को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि कुछ दिनों में, जैसे अभी जनरल बख्शी ने भी कहा, बाकी तमाम मेहमानों ने भी कहा, कि कुछ दिनों में ये नौबत ज़रूर आएगी कि कम से कम डायलॉग और डिप्लोमेसी के चैनल्स खुलेंगे और खुल रहे हैं। ठीक है, डायलॉग डिप्लोमेसी के चैनल्स खुलेंगे, खुल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं जरा सा अब अशोक सज्जनहार सर का रुख करूंगी। अशोक सर, प्लीज मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि वो जिस तरीके से बातचीत चल रही थी और बातचीत के बीच में, मतलब जहां एक दिन पहले कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, सकारात्मक चल रही है, अमेरिका इजराइल मिलकर हमला कर देते हैं, नेतन्याहू समेत, माफ कीजिएगा, खामेनेई समेत वो जितना ईरान का पॉलिटिकल और सैन्य उनका नेतृत्व था, सबको खत्म कर देते हैं। सर, उस समय एक सहानुभूति, खासतौर से खाड़ी देशों के अंदर जो जनता थी, शासक तो जाहिर सी बात है सब अमेरिका के साथ हैं, लेकिन वो जनता की जो एक सहानुभूति ईरान ने कमाई थी, क्या ये खाड़ी देशों पर एक के बाद एक जोरदार हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाकर ईरान ने गवा दी है? और अब क्या जरूरत आई कि मसूद पेजिशकियां अचानक से युद्ध के बीच में आकर इन देशों से माफी मांग रहे हैं? इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे सर? जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए रोमाना। मैंने देखिए अपने पहला जो मेरा कमेंट्स थे उसमें मैंने इसका जिक्र किया था, जो इन देशों ने सबने पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो उन्होंने हमेशा सभी ने मिलकर अमेरिका को कहा था, जो आप ये युद्ध मत शुरू करिए, क्योंकि अगर आप ये युद्ध शुरू करेंगे तो ईरान आपकी बेसिस पर हमला करेगा जो कि हमारे देशों में है, और उसका कोलैटरल डैमेज हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कहा था, तो उनकी बात को एकदम नकार दिया गया। हम जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की सोच कैसी होती है, तो उन्होंने इसको नकार दिया और फिर उन्होंने हमला कर दिया। परंतु देखिए, अब अमेरिका की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी मेरे विचार से। उन्होंने सोचा था अगर वहाँ आयतुल्लाह अली खामेनी जाते हैं और वहाँ पर उनके सब सीनियर कमांडर्स जाते हैं, तो वहाँ पर एकदम जो भी सिस्टम है वो एकदम ढह जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे जनवरी वगैरह में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से, वहाँ पर इन्फ्लेशन है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपना सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ईरान भी उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमले किए जा रहा है। तो ये वाला अब जो ईरान ने एक और मेरे विचार से ईरान की जो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन, और वो मैंने कहा इसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है मेरे ख्याल से। उसने न केवल उनकी जो बेसिस थी रोमाना उनको मारा,
ठीक है, वो तो आप कहते हैं भाई ठीक है, लेजिटिमेट आपके एसेट्स हैं, लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, आप उनको मारिए। परंतु उन्होंने लेकर अब सऊदी अरेबिया में रास तनूरों की ऑयल रिफाइनरी, आरामको जी, सबसे ज्यादा 5,50,000 उसका दिन का प्रोडक्शन है, मिलियन बैरल्स अ डे, 5.5 मिलियन बैरल्स अ डे, नहीं 5.5 लाख, नॉट मिलियन, 5.5 लाख, लिटिल मोर देन हाफ मिलियन बैरल्स अ डे। उन्होंने सब जगह उनके, जैसे मैं बता रहा था, वो उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट को मार दिया, उन्होंने उनके हवाई अड्डों पर मार दिया, वहां पर एकदम सब कुछ तहस नहस हो गया। तो जैसे मैं कह रहा था पहले शुरुआत में, इन सब देशों की दिक्कत रही हो, दे माइट हैव बीन अनहैप्पी, अपसेट विद अमेरिका जी, परंतु उनका गुस्सा ईरान की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब एक और देखा जाए, 47 साल जो हो गए हैं जब से इस्लामिक रिपब्लिक आई है रोमाना जी, तब से ईरान के और इन देशों के, खाड़ी देशों के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सभी देश, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये सभी सोचते हैं अगर हमें अपनी सुरक्षा पर कोई ये खतरा है तो वो ईरान से है। ईरान वाज द बिगेस्ट थ्रेट, और तभी आपने इतनी सारी बेसिस अमेरिका को वहां पर आपने बुलाई, बेसिस आपने एस्टैब्लिश करने दी। अभी पिछले कुछ साल, 4, 5, 6, 7 साल पहले उनके संबंध, जैसे हमारे ये एक पैनलिस्ट ने बताया, शिया सुन्नी का मसला बहुत ज्यादा था, और ज्यादातर यहाँ पर वो सुन्नी देश हैं, हालांकि कुछ देशों में, मतलब अजरबैजान तो इसमें नहीं आता, उसमें शिया ज्यादा लोग हैं, बहरीन में है, बहरीन में भी शिया बहुल है जी, उसमें है, परंतु ज्यादा तो ये सुन्नी लोग हैं वहां पर। तो उन्होंने फिर उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा हमको यहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी से हम बात करेंगे, इसमें हम आएंगे। तो उन्होंने, उनके संबंध अच्छे होने शुरू हो गए थे। अब ईरान ने जो किया है, मेरा यह मानना है, जो ये इन रिश्तों को और कहीं पीछे ले जाता है, और ईरान के लिए बहुत दिक्कत होगी, और इसने ये रियलाइज किया है, और इसीलिए मसूद पेज़ेश्कियान साहब सामने आए और उन्होंने ये कहा। परंतु फिर भी हमले रुके नहीं हैं, हमले कल भी होते रहे, बिल्कुल आज भी हो रहे हैं। बिल्कुल, मसूद पेज़ेश्कियान की माफी के बावजूद वो हमले लगातार हो रहे हैं। मुझे लगता है अब जरा सा सर इसी बात को सैन्य नजरिए से समझते हैं। जनरल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जनरल सिन्हा वो एक आम भाषा में कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, मतलब पिछले साल वो जो 12 दिन वाला मामला था, उस दौरान ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमले नहीं किए, लेकिन इस बार ईरान खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि ईरान जो है, वो जो उसकी फुल स्ट्रेंथ है, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आकर खेल रहा है। भाई उसके पास जो बड़ा जखीरा है वो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स का है ना, और वो उन शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स का क्या करेगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर उसको इजराइल को ही रखना है। वो तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमले करके कहीं ना कहीं अपनी स्थिति जो है वो दर्ज कराना चाहता है, अपनी मौजूदगी, और इस रूप में मजबूत दिखाना चाहता है खुद को। यही रणनीति नजर आती है ईरान की। देखिए रोमाना, आपने जो बात कही है एक रणनीति की, और ये कहा मरता क्या नहीं करता, तो देखिए मरता तो नहीं है, वो एक सामरिक तरीके में जब आप करते हैं तो एक डेस्परेशंस नहीं है, एब्सोल्युटली डेस्परेशन नहीं है, नहीं है, ये वॉर गेम्ड है, ये ऐसे ही होगा। आप बताइए 28 तारीख को आपके सुप्रीम लीडर को, कमांडर को मार देते हैं, 44 टॉप लीडर्स को मार देते हैं, तो और स्कूल में बल गिराते हैं, 136 बच्चियां मर जाती हैं, और उसके जवाब में हम एक ऑयल रिफाइनरी को मारते हैं, तो हम गलत हो गए, वो सही हो गए। 3000 टारगेट हमने मारा नहीं, स्कूल पे मिनाब में हमने नहीं मारा, ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि हमने तो मारा। अरे आप कुछ भी कहिए साहब, हाँ तो उन्होंने मार दिया। देखिए बात उसकी नहीं है कि मैं ईरान के साथ, ईरान को मैं ये मानता हूं कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक उसका नहीं हुआ कि वह अब कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी कि चाइना और रशिया के बात में आकर के उसने जो 7 अक्टूबर 2023 में किया था, और इसलिए इजराइल सही था अपनी चीज़ों को करने के लिए। आज ये नहीं कि अमेरिका के ये मीडिया के ऊपर में चलाया हुआ हवा कि नेतन्याहू साहब गए और बोले कि नहीं अभी समय है, कर देते हैं। उन्होंने फेस सेविंग की थी 12 दिन के वॉर में, और ऐसा नहीं, कतार के जो उनका उदित बेश है उसके अंदर में लास्ट फायर ईरान ने ही किया था, और अमेरिका ने फेस सेविंग की थी कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे जी, उन्होंने किया था। और इजराइल ने, भूलिए मत, इजराइल ने भी कतार के ऊपर फायर डाला था। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि मरता क्या करता नहीं है, दीज आर एब्सोल्युटली। और देखिए समय भी बताएगा, हो सकता है मैं गलत हूं कि कल ही खत्म हो जाए ईरान अपना तो सर फिर खाड़ी के देशों पर ये अटैक जो है, इस पे क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है?
एब्सोल्युटली आप उसके दायरे को बढ़ाइए, दायरे को बढ़ाइए, पूरे मिडिल ईस्ट में जाइए। वो तो साइप्रस तक पहुंच गया है, उसने इधर अजरबैजान में मारा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप इराक के अंदर मार रहा है और उन जगहों में मार रहा है। कोई कहता है ना कुर्द, या तो कुर्दिस्तान की, मैं इधर का डिप्लॉय रहा हूं, ये जो कहता है ना कुर्द दौड़ पड़ेगा, 10,000 लोग नहीं है, 700-800 किलोमीटर का, ये कहना बड़ी बात है। बलूच कूद पड़ेंगे क्या? सबको ये ईरान से ये रखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान इनके साथ आ जाए। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को आप मत छोड़िए साहब। और बात ये है, और पूरा ग्रेविटेट कराना आप ये लेके चलते, ये पूरा कराया इजराइल का नहीं है, ये जो सेकंड फेज है ये अमेरिका का, क्योंकि उनको वेंजुला में मिल गया है ना, ये उन्होंने सोचा यहाँ ख़त्म करेंगे, हम ले लेंगे। थोड़ा बैटल को और डीपली पढ़ने से आप करेंगे। इस बार पहली बार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लास्ट डे उन्होंने किया था 12 दिन की लड़ाई के अंदर में, और उन्होंने कहा GBU हमने गिरा दिया और हमने ख़त्म कर दिया 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम। यह 440 इनरिच्ड यूरेनियम क्या रशिया में चला नहीं गया है? क्या वही है? वो कहते हैं ना आकर के हम रेड करके उसको पकड़ लेंगे। इसको वाइट एंड ग्रे जोन्स में है ये पूरा का पूरा बैटल। आज के दिन में कोई कहता था कि टिक नहीं पाएंगे 48 आवर्स, क्योंकि ख़त्म हो गई कमांड एंड कंट्रोल, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। और बख्शी सर को पता होगा, डायरेक्टिव स्टाइल कमांड में हमने कारगिल लड़ाई लड़ी है। क्या आप जो करें, मैं कर्नल था, हम डीप इनसाइड पाकिस्तान चले गए, किसी के कहने तो नहीं गए, बात उसकी नहीं है। और ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, IRGC को आप मत समझिए इतना, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, 20 साल का तजर्बा है और सब जगह गए हैं। मेरे अनुसार वो तो लास्ट मैन लास्ट मिसाइल तक लड़ेंगे, आखिर तक लेकर जाएंगे लड़ाई, लेके जाए। उनके पास 10,000 आपने शाहीद ड्रोन से शुरू किया था बात। शाहीद ड्रोन के लिए आज अमेरिका को जाना पड़ रहा है यूक्रेन के पास कि एंटी हमारे को ये जो आपने बनाया उसको दे दो। बात ये नहीं है, इनके पास भी लॉजिस्टिक नाइटमेयर है इनके लिए। उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजिकली, मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ टू जिसने उसने चुना अमेरिकन टारगेट्स को, ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक नहीं है। अच्छा, अरे भाई आपने उनके 3 थाट बैटरी को उड़ा दिया शाहीद ड्रोन से, कहीं देखा है आपने? उनके एक $1 बिलियन का सबसे, उसको 5 से 10 साल लग जाएगा अमेरिका को अलूदी बेस में वो रडार खड़ा करने के लिए। ऐसा नहीं है, उसने जॉर्डन में मारा है उसको। मैं उसको मानता हूं कि ईरान ने स्ट्रैटेजिक मिस्टेक किया रशिया और चाइना के कहने से, जो ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस मेडिटेरियन, ये लड़ाई वेस्ट एशिया की नहीं है, ये शिफ्ट कर रहा है बैटल, ये इंडो पैसिफिक में जा सकता है। यदि आप मैक्रो लेवल पर देखें तो ये इधर भी शिफ्ट, और आर्टिक में खत्म होगा। ये कह देना कि यहीं खत्म हो जाएगा, और स्ट्रेंड है, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंड है चाइना का भी, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंड रशिया का भी है। और ये बड़े मैक्रो लेवल, हम टैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। जब आप बड़े लेवल पे इसको देखिएगा, हो सकता है, अदरवाइज चाइना इज गॉन, रशिया भी चला जाएगा। उसकी वजूद जो है, सीरिया से तो निकलना पड़ा ना, उसकी वजूद केवल उस जगह में, और यही चाहता है ट्रांस अटलांटिक एरिया में। यदि ट्रांस मेडिटेरियन को आप पढ़ती हैं, करेक्ट पढ़िए, वेस्ट एशिया को मत पढ़िए। इंडिया क्यों चुप बैठा है? आपके इंडियन ओशन रीजन में ये चीजें हो रहा है। आपके मिलन के एक्साइज में उनका एक फ्रिगेट आता है, आपसे जैसे निकलता है और सिंगल श्रीलंकन वाटर में जाता है, उसको मार दिया जाता है, पनडुब्बी उड़ा देती है। बिल्कुल, फर्स्ट बार टॉर्पेडो से उड़ाया गया है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, तो सब लोग कह रहे हैं ना कि 3 दिन के अंदर में सब खड़ा हो जाएगा, अमेरिका बल्ले बल्ले। बिल्कुल, वो सर वाकई में अगर ये ऐसे खत्म हो गया, फिर तो मतलब दुनिया का राजा, बल्कि दुनिया का राजा नहीं, दुनिया का दादा अमेरिका। मतलब जिसको चाहेगा बोलेगा खड़े हो जाओ, जिसको चाहेगा बोलेगा बैठ जाओ, दिन को बोलेगा रात तो सबको बोलना पड़ेगा यस बॉस रात हो रही है। मतलब ये तो सिर्फ दादागिरी हो जाएगी, तो किसी को तो रेजिस्ट करना ही होगा ना। और मुझे लगता है जनरल सिन्हा ने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को रखा है सर। तो ये दुनिया का नक्शा बदलेगा जो आपका असेसमेंट था, या उससे पहले सर ये दुनिया अमेरिका कोई जरा कहेगी आराम से बॉस, आराम से अपनी हद में, ये बता दिया जाएगा यहां से अमेरिका को। दीपक वोरा जी। थैंक यू। एक तो मैं बताना चाहता था कि तेहरान तक जाने का इरादा नहीं है तालिबान का, ना कर्ड्स का। आपने शायद सोमालीलैंड का नाम सुना होगा, सोमालिया का एक हिस्सा है, वो अलग हो रहा है। दे हैव ब्यूटीफुल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं क्या हूँ, मैस्टर सजनहार जानते हैं उसको। एक देश ने हाल ही में मान्यता दी, उस देश का नाम इजराइल है। अगर कर्डिश एरिया बन जाता है बॉर्डर पे, इसी कहीं पर
इजराइल और अमेरिका उनको मान्यता दे देते हैं मैम, सारा खेल वहां पर बदल जाएगा। सिमिलरली विद तालिबान जब वो अंदर जाएंगे। माय कंसर्न यहाँ पर है, बहुत बातें में वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, अल्टीमेटली ईरान चाहता क्या है आप अगर समझ सकें, मैं अगली जो डिबेट में आप बुलाएंगी तब तक मुझे बता दीजिए वो चाहता एज अ ले पर्सन मुझे तो यही समझ में आता है कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी चाहता है अभी के हिसाब से, तो मतलब अमेरिका की दादागिरी के आगे वो झुक नहीं रहा है सर। मतलब अमेरिका जो है वो रुक नहीं रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है सर। अभी तो दुनिया इसी सेंटेंस में, और ये सेंटेंस जनरल सिराज मुझे बोलकर गए थे सर शो में, मैंने उसी दिन कहा था जनरल सिराज से कि जनरल सिराज मैं आपकी ये लाइन बार बार इस्तेमाल करूंगी कि अमेरिका रुक नहीं रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है सर। ये पूरी लड़ाई थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को इतना बता दीजिएगा, ईरान जो 1800 किलोमीटर दूर है मिडिल ईस्ट से, इतने हथियार बनाने किसके लिए बनाए थे? नेपाल पे हमला करना चाहता था, न्यूक्लियर वेपन उसको किस लिए चाहिए? फिलीपींस पे हमला करेगा? आप ये सोचिएगा। कहने के लिए तो बड़े अच्छे फ्रेजेस होते हैं, मैं भी बहुत फ्रेजेस इन्वेंट कर सकता हूँ, रियलिटी कुछ और है मैम। क्या चाहता है ईरान? अगर हमारे इतने एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे मुझे बता दे। सॉवरेनिटी तो हम सब चाहते हैं, पर इतने हथियार तुझे क्यों चाहिए? किससे डर था? इफ यू कैन टेल मी दैट आई विल बी अ कन्वर्टेड पर्सन। लेकिन ईरान को बहुत मार पड़ी। जनरल सिन्हा बताना चाह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए वहां दूसरी तरफ इसराइल भी बैठा हुआ है ना सर, वहीं खाड़ी के अंदर, और इसराइल के पास तो परमाणु हथियार हैं। आइए जनरल सिन्हा। देखिए वेरी सिंपल है, मैं सर का ट्राई करता हूं उनको आंसर देने का। 1960 में 1960 में इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, डेमोना जो उसका ये है 1960 में, 1960 आज नहीं 1960 में। वो आज भी नॉट डिक्लेयर्ड है। यही नहीं कहा जाता कि वो 10वां देश है जिसके पास में, और 80 से 90 आकलन है। और आकलन ये भी है इसराइल का कि यदि डेस्परेशन में आएगा तो वो फायर करेगा ईरान के ऊपर में। बताइए। और अभी भी क्योंकि ये हिट कर रहे हैं उसको, डेमोना को, डेमोना की पूरी उनके पास फुटप्रिंट आ चुकी है और इसराइल के लोगों ने ही दी है वहीं के डिफेक्ट करके। यदि ये वो करते हैं और एक आपका बॉम्ब, क्योंकि वो तो कहता है कि हमारे पास है नहीं, और एक मारता है क्या न्यूक्लियर वो, दे कैन टेक इट टू दैट लेवल। ये आप ले उनके एग्जिस्टिंग, ईरान इसराइल के साथ मैं खड़ा हूं क्योंकि उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिल्कुल उनके ऊपर में ये वॉर थोपा गया है। और कहने से किसने थोपा है? चाइना ने करवाया है। अभी सोमालीलैंड की बात कर रहे हैं, सोमालीलैंड जो है उसको इसराइल ने इसलिए किया था कि वो अपना बेस चाहता है, क्योंकि जो बल अल मंडेब को रोकना है तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं सोमालीलैंड में अमेरिकन तक उसको नहीं अभी इसके किया है। ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए कुर्दिस्तान की जब हम बात करते हैं, कुर्द कहाँ हैं? जो कुर्दिस्तान वो आपके नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्दर्न ईरान में है, हिजबुल्लाह को उसके अगेंस्ट खड़ा किया गया है, और आज के दिन में इसके अलावा वो टर्की में है, ठीक है, इसके अलावा सीरिया में है। कुर्दिस्तान की बात जैसे हम बोलते हैं ना पख्तूनख्वास्तान, बड़ा अच्छा है, मगर ये चीज होना इट इज आज के दिन में मेरे को नहीं लगता कि एक रोमांटिसाइजिंग सा वो एक आइडिया है जो यहाँ पर बार बार उभर कर आता है। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे थे। जनरल बख्शी आइए सर प्लीज। हाँ देखिए, अशोक सज्जनहार साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग इशू रेज किया अबाउट द गल्फ स्टेट्स, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, किस तरह वो अमेरिका को कह रहे थे मत करो मत करो। सही। देखिए आज की जो वॉर स्ट्रैटेजी में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, उसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था, पैटर्न ऑफ लाइफ एआई सॉफ्टवेयर। ये मोसाद ने डेवलप किया है, CIA ने डेवलप किया है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है हिटलर को मार डालो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है स्टालिन को, ज़ुकोव को मार डालो, हैं, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है आइजनहावर को और पैटर्न को मार डालो। उसका स्टडी करो, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस, कब उठता कब बैठता, कौन से रास्ते जाता, कहाँ जाता, यूज दैट। AI जनरेट करती है सॉल्यूशंस। इसी तरह उन्होंने नासरुल्लाह को मारा था 2024, 2025 में ईरान के टॉप कमांडर्स मारे थे, हनीए मारा था जी। फिर उन्होंने जनवरी 3 को ये मारा, इसको पकड़ लिया मादुरो को, और अब इसी श्रृंखला में वो कह रहे थे अब हमको टेक्निक आ गई, अब हम खामेनेई को कैपिटेट कर देंगे ईरान की लीडरशिप को। सही। तो लेकिन ईरान ने ये तमाशा देख लिया था पिछले साल। सही। उन्होंने एक सिंपल डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी,
जो जनरल सिन्हा साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जी। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या होती है? डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम तेहरान। ये 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, हर एक के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन, फैसले लीजिए। सही जिसको जो टारगेट बताई है ठोक दो। सही। 2025 जून में उनको 18 घंटे लगे थे ईरान को रिएक्ट करने में, अब 1 घंटे में उनका रिएक्शन शुरू था। सही। लेकिन साहब अब सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल आपने खुद खत्म कर दिया। हो गया है। हाँ। जो पढ़े लिखे लोग थे तेहरान के, जो थोड़ा मॉडरेशन कर सकते थे, आपने खत्म किए। बिल्कुल सही बात। और यू लेफ्ट इट टू द हॉट हेड्स ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर बटालियन कमांडर। उन्होंने जो देखा ताबड़तोड़ मारा है, तभी तो पेजेस्कियन साहब माफी मांग रहे हैं साहब। बिल्कुल सही सर। समय इतना ही है, समय इतना ही है सर। आप सबने इतनी बढ़िया तरीके से अभी की पूरी सिचुएशन जो है वो दर्शकों के सामने रखी है ना, और उसका निचोड़ अब ये निकल रहा है कि जल्द तो कम से कम नहीं निकलता नजर आ रहा है समाधान, और साथ ही आगे और बढ़ने जा रहा है ये घमासान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।